नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रात 8 बजे बाद भी जयपुर में बिक रही शराब। जी हां, कहीं खिड़की तो कहीं शटर के नीचे से शराब बिकी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने खरीदी शराब। जयपुर में शराब की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एक साथ 100 से ज्यादा अधिकारियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एडीएम, एसडीएम, ईसीएम और तहसीलदारों ने छापा मारा। बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे दुकानों पर। दुकान बंद, लेकिन शटर के नीचे से शराब खरीदी जाती है। शराब की तय दरों से ज्यादा में शराब खरीदी गई। कलेक्टर जगरूप यादव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। राकेश, कैसे नियमों की धड़ल्ले से यहां पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल नुपुर, न्यूज 18 राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन के बाद में जिला प्रशासन ने ये ऑपरेशन किया है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की सभी शराब की दुकानों के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया है। एसडीएम, एडीएम से लेकर तहसीलदार तक सभी इस ऑपरेशन के पार्ट रहे हैं और देर रात 8 बजे के बाद भी इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खुली हुई नजर आई। इसके अलावा ओवर रेट, जो कि सबसे बड़ा विषय चल रहा था मौजूदा समय के अंदर, ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है। आम के साथ में कहीं ना कहीं ठगी की ये घटनाएं हो रही है। इसको देखकर जब आबकारी अधिकारी जो कि जयपुर डीओ हैं, जयपुर डीओ और जयपुर ग्रामीण डीओ से हमारे द्वारा जब इस संबंध के अंदर पूछताछ की जाए और जब उनसे जानकारी लेने का हमने प्रयास किया तो संबंध के अंदर कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। राकेश, अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, जयपुर कलेक्टर जगरूप यादव के निर्देशन के ऊपर जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के अंदर तकरीबन 150 से अधिक दुकानों के ऊपर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जहां पर ओवर रेट पर शराब बेचना, इसके अलावा देर रात तक शटरों के नीचे से शराब बेचना, इन सभी प्रकार की कार्रवाइयां यहाँ पर की गई हैं। और कल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जगरूप यादव, जो कि जिला कलेक्टर जयपुर हैं, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी देंगे कि किस प्रकार से उनके द्वारा ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसका एक रिकॉर्ड बनाकर वो आबकारी अधिकारियों को भी देंगे कि वो संबंधित दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। नुपुर जी बिल्कुल, साथ ही दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? देखिए, शराब की दुकानों पर जिस प्रकार से ये गोरख धंधा चल रहा है, शराब माफिया इस तरह से डेवलप होता है और देर रात तक, जो कि कानून बना हुआ है जयपुर राजस्थान के अंदर कि रात 8 बजे बाद राजस्थान के अंदर शराब की दुकान नहीं खुली होनी चाहिए। बिल्कुल, कानून तोड़ने की हिमाकत यहाँ पर कैसे की जाती है? दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? राकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे संवाददाता से। आपको बता दें कि नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। रात 8 बजे बाद जयपुर में शराब बिकती हुई दिखाई दी। कहीं पर खिड़की तो कहीं शटर के नीचे से बिक रही शराब। और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शराब खरीदी। जयपुर में शराब की दुकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक साथ 100 से ज्यादा अधिकारियों ने छापा मारा। एडीएम, एसडीएम, एसीएम और तहसीलदारों ने छापा मारा। बोगस ग्राहक बनकर दुकानों पर पहुंचते हैं और शटर के नीचे से शराब खरीदी जाती है। हैरत की बात यह है, नियमों की यहां पर सरेआम धज्जियां दुकानदारों द्वारा उड़ाई जाती है। और अब बात भिलवाड़ा की, जहां शाहपुरा की आबकारी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 70 पेटी देशी शराब पकड़ी। ये शराब आरोपी लग्जरी कार में भरकर केकड़ी ले जा रहा था। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के आरोप में चालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आबकारी थाना शाहपुरा में जानकारी मिली कि जहाजपुर से केकड़ी की तरफ अवैध शराब एक कार में ले जाई जा रही थी। इस पर आबकारी प्रहराधिकारी बंकट सिंह ने केकड़ी चौराहे पर नाकेबंदी की। इस दौरान एक स्कॉर्पियो कार आई जिसे रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी तेजी से भगा ले गया। इस पर उसका पीछा करके उसे रोका गया और उसकी तलाशी ली तो उसमें 70 पेटी देशी शराब की भरी हुई मिली।
और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बीच सड़क पर एक कार धू धू कर जली। घटना भीलवाड़ा में अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर रायला ओवरब्रिज के पास की है, जहां पर एक चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और बर्निंग कार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आग लगने के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यहां पर ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली में खाकी और काले कोट की लड़ाई अपने चरम पर है, तो इसकी एक छोटी झलक राजस्थान के अलवर में भी दिखी, जहां पर कानून की पैरवी करने वालों ने जमकर कानून तोड़ा। मारपीट से लेकर छेड़खानी तक के आरोप लगे। यहां भी शिकार पुलिस वाले ही हुए। मरुधरा में दिल्ली वाला झगड़ा, अलवर में पुलिस पर वकीलों का हमला, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़, कानून के ये कैसे पैरोकार। 2 कांस्टेबल, एक महिला कांस्टेबल और एक फरीदाबाद जिले से पेशी पर आए हेड कांस्टेबल द्वारा यहाँ इस कार्यालय में आकर ये बात बताई गई कि भी उनके साथ वकीलों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। दिल्ली में वकील और पुलिस के बीच अहम की लड़ाई जारी है, तो अलवर में भी वकील और पुलिस आपस में उलझ गए। मामला दिल्ली की तरह संगीन तो नहीं है, लेकिन कहानी कुछ वैसी ही है। यहाँ भी कानून के जानकारों पर, कानून के रखवालों पर हमला और दुर्व्यवहार का आरोप लगा, जिसमें एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का भी आरोप शामिल है। जो महिला कांस्टेबल द्वारा है उसमें ये सेक्शंस हैं। खैर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा जो रिलेवेंट सेक्शन। गिरफ्तारी वगैरह सर इस मामले में अभी इसमें जस्ट अभी मुकदमे दर्ज हुए, जांच करेंगे। पुलिस के मुताबिक वकीलों के खिलाफ अलवर में 4 मामले दर्ज हुए हैं। महिला कांस्टेबल से छेड़खानी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय है और बगैर जांच के वकीलों पर आरोप लगाना सही नहीं है। उनका कहना ये था कि वकीलों ने किसी पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार किया। वकीलों का कहना ये था हमने दुर्व्यवहार नहीं किया, बल्कि पुलिसकर्मियों ने हमारे सामने वोटिंग की। तो उस स्थिति में आया कंक्लूजन पे कि सब जांच का विषय है, एविडेंस है, कोर्ट परिसर में कैमरे हैं। अगर ऐसी घटना घटी है तो कानून अपना काम करेगा और वकील समुदाय समझदार समुदाय है, वकील समुदाय कानून का पालन करने वाला है। अगर कोई वकील अगर दोषी पाया जाता है किसी का, किसी ने मैन हैंडलिंग की है, किसी पीटा है, कानून उस पालन करेगा, वकील उसमें कोऑपरेट करेंगे। हालांकि दोनों पक्ष मिलकर इस मामले को हल करने की कोशिश में हैं, लेकिन जहां पुलिस के मन में इस घटना के बाद नाराजगी है, तो वकील दिल्ली की घटना को लेकर अलवर में अपना गुस्सा निकालने को तैयार बैठे हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली की घटना को लेकर अलवर समेत राजस्थान के किसी दूसरे शहर में बवाल को कैसे तर्कसंगत ठहराया जा सकता है। राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, अलवर। फर्जीवाड़ा कर हजारों करोड़ रुपए डकारने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां अब गुपचुप तरीके से अपनी संपत्तियां बेचने में जुटी है, जिसके बाद आपको बता दें कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रही, क्रेडिट सोसाइटियां नया गुल खिला रही, गुपचुप तरीके से ठिकाने लगा रही, संपत्तियों को बेचने का जुगाड़ जुटा रही, लाखों लोगों का हजारों करोड़ गई डकार, बैंक खाते सीज कराने में जुटी सरकार, लाखों लोगों का हजारों करोड़ रुपए डकार चुकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रही है और गुपचुप तरीके से अपनी संपत्तियां ठिकाने लगाने में जुटी है। इसकी भनक लगने के बाद सहकारिता रजिस्ट्रार ने इन पर शिकंजा कसने की कवायद भी शुरू कर दी है। रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने केंद्रीय रजिस्ट्रार के साथ पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक को पत्र लिखकर इन सोसाइटियों पर कार्रवाई का आग्रह किया है। पत्र में 26 जिलों की करीब 18 सोसाइटियों के बैंक खातों में जमा रकम की जानकारी मांगी है। इसके अलावा इन खातों को सीज करने के लिए भी कहा है। वहीं अब तक 3,438 पीड़ितों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें 3,420 शिकायतें मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ है,
वहीं सिंगल स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ 18 शिकायतें दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा 780 शिकायतें बाड़मेर जिले से मिली है। वहीं जोधपुर जिले से 400 शिकायतें मिली है। सबसे ज्यादा 1435 शिकायतें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मिली है, जबकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ भी 1411 शिकायतें मिली है। इसके अलावा नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 430 शिकायतें मिली है। सहकारिता विभाग को इन सोसाइटियों की ठगी की शिकायतें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इन पर शिकंजा कसने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब देखना है कि सरकार की ये कवायद निवेशकों के लिए कितनी बड़ी राहत साबित होती है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान का भुसावर कस्बा अपने अचार उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ का अचार प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी फेमस है। यहाँ के अचार की डिमांड बड़े स्तर पर रहती है। एक वक्त था जब यहाँ के घर घर में अचार उद्योग था, लेकिन अब इनकी जगह बड़ी फैक्ट्रियां लेती जा रही हैं। हालांकि सीजन में अब भी यहाँ घर घर अचार का लघु उद्योग चलता है और यहाँ के लोगों की आमदनी का अचार अच्छा खासा जरिया भी है। लेकिन खट्टे मीठे अचार के पीछे की कड़वी हकीकत ये भी है कि अचार निर्माण में गुणवत्ता के मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। फैक्ट्रियों में बन रहे इस अचार में घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ एक तो सरसों के तेल में बनते हैं और जो घरों में जिस तरीक़ा से नेचुरलिटी बनाते हैं ना, इसी तरीके से बनते हैं अचार। हल्के वाले बनते हैं पर बढ़िया जो अचार बनते हैं वो तेल में जैसे छौंक के वैसे बनाते हैं। कलौंजी है, सब मसाले हैं, जीरा अजमान वगैरह जो भी सब मसाले डालते हैं। और यहाँ की कैरी आती है वो बहुत पहले, अब तो कम मात्रा में आ रही है, पहले अच्छी आती थी और रेसे वाली कैरी आती थी। उसको जितना चौंस देते थे उतनी तो उसमें टेस्ट आता था। यहाँ आम की पैदावार फसल बहुत ज़्यादा है, आम के बागात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आम की पुराने ज़माने से चला रहा है और फिर उसके बाद में और अचार बनने लग गई। पहले आम का अचार बनता था, उसके बाद में और भी बनने लग गया। ये 85 बीघा में फैला हुआ है। इसमें सभी तरह के पौधे हैं, कलमी भी है, देसी भी है। जैसे आम है, कई वैरायटियाँ हैं, अमरूद है, नींबू है, करोंदा है, बेलपत्र है, सभी पेड़ हैं यहाँ तक। और इसमें जो माल पैदा होता है वो अपने भुसावर मंडी में सप्लाई होता है। उससे उद्योग के अचार उद्योग के लिए भी काफ़ी मात्रा में फल मिलता है। प्रदेश की बिजली कंपनियों के कामकाज पर राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग नजर रखता है। विद्युत नियामक आयोग में तमाम तरह के कामों के सलाह मशवरा के लिए पिछली राज्य सरकार ने 21 सदस्यीय स्टेट एडवाइजरी कमेटी का गठन किया था, जिसमें ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के अलावा 2 विधायकों को भी रखा था। लेकिन न तो पिछली राज्य सरकार और न ही इस सरकार के गठन के बाद 2 विधायकों को शामिल किया। इधर विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष श्रीमत पांडे ने विधायकों को कमेटी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया है, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा, विचार विमर्श करने के बाद 2 विधायकों को एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया जाएगा। कमीशन और पावर सेक्टर के जो सभी महत्वपूर्ण ऑफिसर्स हैं उनकी, और साथ में कुछ नॉन ऑफिशियल्स जिसमें एमएलएज भी मेंबर होते हैं। अभी हमने एमएलएज को शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण एक एडवाइजरी कमेटी है, तो इनके समक्ष भी हमने ये मुद्दे उठाए। जो सदस्य इसमें बनाए गए हैं और राज्य सरकार को मनोनीत करने, उनके बारे में वो हमको पत्र व्यवहार के माध्यम से बता देते हैं। जैसे ही नियामक आयोग के माध्यम से कोई कम्युनिकेशन आएगा, हम निश्चित रूप से जो बिजली के एक्सपर्ट हैं, बिजली के विशेषज्ञ हैं, जो असेंबली में ऐसे मामलों को उठाते हैं, उनको मतलब क्या है कि नॉमिनेट कर देंगे। राजधानी जयपुर में अब 2 नगर निगम होंगे। 2 नगर निगमों के दफ्तर भी अलग अलग किए हैं। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम का पता होगा 4 दीवारी में पुराना पुलिस मुख्यालय। पुराने पुलिस मुख्यालय में साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी शुरू किया जा रहा है, जिसे जल्द ही तैयार कर यहां नगर निगम का दफ्तर शुरू होगा। वहीं ग्रेटर नगर निगम का दफ्तर टोंक रोड के लालकोठी में रहेगा।
झालावाड़ एसीबी टीम ने कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि सारोला थाने में कार्यरत प्रवीण कुमार ने परिवादी से जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। परिवादी देवेंद्र कुमार के पिता के नाम की जमीन पर गांव के ही कालूराम और हंसराज नाम के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसका कब्जा हटवाने के लिए खानपुर तहसीलदार ने भी आदेश दिया था, लेकिन उसकी पालना की एवज में सरोला थाने का कांस्टेबल प्रवीण कुमार 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछा और आरोपी कांस्टेबल को घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया। के बाद आपका स्वागत है। जयपुर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी पर रिसर्च कर रहा है। इसे लेकर इंजीनियरिंग विद्यार्थी यहां कई उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन और तकनीक को तैयार कर रहे हैं। हाल ही में विद्यार्थियों ने इसे लेकर बेहतरीन प्रयोग करके अपनी काबिलियत साबित की। दरअसल इस तकनीक में आसपास के वातावरण से मेल खाता हुआ एक कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार किया जा सकता है, जिसमें एक और आभासी दुनिया को जोड़कर एक वर्चुअल सीन तैयार किया जाता है जो देखने में वास्तविक लगता है। UEMVC का कहना है कि तकनीक के क्षेत्र में यहां प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ये बेहद उपयोगी साबित हो पाएगा। देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आप जानते होंगे वर्चुअल रियलिटी मतलब आप एक दूसरे दुनिया में जाना। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब इसी दुनिया में रह के, इसी जगह पे रह के, इसमें दूसरे चीज़ को इसके अंदर ऑगमेंट करना, इसके ऊपर ले आना, दैट इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी। हमारे यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी के बहुत सारा प्रोडक्ट्स बनाया हुआ है, जिससे आप ऐसे कर सकते हो, जो आदमी आपके घर में अभी नहीं है उसको आप ये चश्मा पहन के, ये जो चश्मा बनाए, ये चश्मा पहन के आप ऑगमेंटेड उस आदमी को ऑगमेंट करके आप उस जगह पे ला सकते हो। आप चश्मा पहन के आपको लगेगा कि वो आदमी भी ये जगह पे है। हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि मैपिंग फील्ड्स, क्योंकि आप किसी भी नए बिल्डिंग में गए, आपको पता नहीं कहाँ पे क्या है, तो अगर पूरा फ्लोर मैप्स आपको पता है तभी आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या है। इसके ज़रिए हम लोग फ़ोन में सब डायरेक्शंस मिल जाएगा, कहाँ पे कैसे जाता है। एक मतलब वर्चुअल कैरेक्टर रहेगा जो आपको गाइड करते रहेगा। नगर निकाय चुनाव 2019 में 1,75,000 से ज्यादा, 1.25 लाख से ज्यादा न्यू वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। सबसे ज्यादा न्यू वोटर्स के नाम बीकानेर निकाय में जोड़े गए हैं। यहां 24,611 न्यू वोटर्स ने अपने नाम जुड़वाए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,75,151 युवा मतदाता 16 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद से लेके अब तक में युवा मतदाताओं को भी जोड़ा गया है, तो लगभग अपने यहाँ पर राजस्थान पूरे राज्य में 18 से 20 वर्ष की उम्र के जो मतदाता हैं, उनमें प्रदेश में वर्तमान 1,75,151 युवा 16 नवंबर को होने वाले मतदान में अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। कोटा में इन दिनों जगह जगह सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज शहर के 2 अलग अलग इलाकों में सांप निकल आए। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने पहले अंबेडकर कॉलोनी के एक मकान में घुसे सांप को पकड़ा। इसके बाद बूंदी रोड स्थित CAD विभाग के कार्यालय में घुसे करीब 4 फीट लंबे कोबरा को निकाला। दोनों सांपों को बाद में वन विभाग को सुपुर्द किया गया। छोटी काशी जयपुर में इन दिनों भक्ति रस की गंगा बह रही है। विद्याधर नगर स्टेडियम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी कथा का वाचन कर रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। हर रोज दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक कथा का वाचन किया जा रहा है। जो नई राधिका सुखदेव की गुरु हैं,